हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक। आज हमारा पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और पीरियड में कैसे अलोंग टू पीरियड कैसे वेरिएशन आते हैं, और फैक्टर कैसे डिफेंड कर जो है इफेक्ट करते हैं जो फैक्टर, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी तो होता क्या है बच्चों, आप सबको पता है। एक एटम है, एक एटम या परमाणु। उसमें होता क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और चारों तरफ उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेल में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं सर्किल में। अब ये इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करती है जिसे क्या कहते हैं, एक फोर्स काम करती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। के यहां पर एक कांस्टेंट है जिसे कोलाम कांस्टेंट कहते हैं। Q1 चार्ज है न्यूक्लियस पे, Q2 चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और आर इनके बीच की दूरी या डिस्टेंस है, जिन्हें आप इसकी रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा होता है। इस फोर्स को तोड़ के अब ये फोर्स इस एटम को बांधे हुए है। यानी इस एटम को, अगर इस एटम का एग्जिस्टेंस है तो इस फोर्स की वजह से है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से इसके प्रभाव से नहीं निकल पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, अगर दूर नहीं जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, ये फोर्स इनको बांधे हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को। अब बाहर से आप कुछ एनर्जी ऐसी दे दो, एनर्जी दे दो, या इसके बराबर ही एक फोर्स लगा दो। जो फोर्स इनको बांधे हुए है उसी के बराबर आप फोर्स लगा दो, या उल्टा कहें हम, एनर्जी दे दो, इतनी ऊर्जा दे दो कि इसको क्या हो, ये वाला जो फोर्स है ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे दूर भागने लगेगा, इस एटम से निकल जाएगा। तो इस एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे ही क्या कहते हैं, हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स के अपोजिट जो एनर्जी हम दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, इस परमाणु से बाहर निकालने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ऐसी जरूरी एनर्जी, ऐसे जब एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इस फोर्स के बराबर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। मतलब आपका ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को, इनके दोनों के बीच का अट्रैक्शन तोड़ना है और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर ले आना है। ये न्यूक्लियस रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से निकालेंगे, वैलेंस शेल, यानी बाहर वाले वैलेंस आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ gaseous isolated एटम। अब ये क्यों कहा गया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब वो एनर्जी की जरूरत, वो आवश्यकता जो इलेक्ट्रॉन को निकाले कहां से, आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, वो एनर्जी की आवश्यकता जिसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल से, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसके लिए, गैसियस
एटम आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित, हिंदी में विलगित। और अगर हम इसको, ये तो डेफिनेशन है इसकी, अगर आइसोलेटेड का मतलब समझे, मतलब आइसोलेटेड मतलब और किसी इस एटम के ऊपर किसी और दूसरे एटम का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। जैसे हम अगर सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो ये आयरन की रोड है, ये आयरन की रोड है, यहां पर ये आयरन का परमाणु, ये आयरन का एटम, ये आयरन का एटम, ये सारे एटम बंधे हुए हैं अट्रैक्शन से, है ना। तो ये एटम इससे बंधा हुआ है, ये एटम इससे बंधा हुआ है, ये इधर 3D स्ट्रक्चर में। जबकि हमें क्या करना है, आइसोलेटेड करना है, मतलब इस एटम को इस रोड में से उठा के एक एटम लेके आना है यहां पर अलग आयरन का, इसको अलग रखना है, आइसोलेटेड। अब ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक है। अब और इसको, ये सॉलिड स्टेट में था तो इसको हीट करके क्या करना है, गैसियस स्टेट में लाना है। गैसियस स्टेट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैसियस स्टेट में ही सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होता, किनके बीच, एटम्स के बीच, एटम्स में, ठीक है। तो इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसको अगर एक इक्वेशन से समझें तो समझिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लीजिए ये एक एटम में m, इसमें से मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बचा क्या, पीछे क्या बचेगा, m प्लस। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बचेगा, m प्लस बचेगा, ठीक है। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दी है, इसकी कुछ एंथैल्पी, इस पूरी रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होगी या हीट निकली होगी। ये हीट जो है, हीट या एंथैल्पी, या आप बोलो एंथैल्पी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, या नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, अगर दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक जो होता है उसमें एनर्जी दी जाती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी हम देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब जो सिस्टम होगा उस सिस्टम से, उस एटम से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और यहां पर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी यहां पर एनर्जी दी गई है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो ये था प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स कभी आपको घर में डांट पड़ी हो मम्मी से कि दाढ़ी वाड़ी इतनी क्यों बढ़ा रखी है, बाबा क्यों बन के घूम रहे हो, हैं, कभी पड़ी है आपको डांट? आज मुझे पड़ी, कल से दोबारा चिकना चपेटा हो जाऊंगा। आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हम। फैक्टर्स डिपेंड्स, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले साइज, अगर हम साइज देखें, एटम का साइज देखें और आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो ये क्या होंगी, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। मतलब सीधा सिंपल सी बात है, देखिए एक एटम ये है, एक एटम
ये है, और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, और एक एटम ये है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है। बताइए किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? एक पतला दुबला आदमी है, सोचिएगा, एक पार्क में गए आप, बेंच पे एक पतला दुबला आदमी बैठा हुआ है, और आपके दोस्त ने कह दिया 100 रुपए इनाम दूंगा या इसके हाथ टच करके वापिस आ। तो एक पतला दुबला आदमी है, अगर वो पतला दुबला आदमी निकला, आप हाथ टच करने गए, फट से आपको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, क्योंकि एक्टिव है। और उसी बेंच पे अगर एक मोटा आदमी बैठा हुआ है, मोटा आदमी बैठा हुआ है, और आप उसको टच करने जाओगे तो वो क्या, मोटा आदमी थोड़ा अनहेल्दी होगा, तो क्या होगा, वो आप पकड़ जैसे उसको टच करने जाओगे वो पकड़ नहीं पाएगा, जितने में पकड़ेगा आप भाग निकलोगे वहां से। तो एक मोटे आदमी है, ये मान लीजिए मोटा आदमी, ये पतला आदमी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा नहीं होगा? बाहर से बहुत, यहां पर इलेक्ट्रॉन है इतनी बाहर, और न्यूक्लियस इतनी अंदर है, और यहां पर न्यूक्लियस इतनी पास है इलेक्ट्रॉन के कि वो अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, और यहां पर न्यूक्लियस बहुत दूर है, अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर है। तो यहां साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी, अब इसको साइज बढ़ा है इसका, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसको निकालना आसान है। जिसको निकालना आसान है एटम से, जिस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना आसान है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे डिक्रीज होगी। ठीक है, दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, या आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मेरी बात समझिएगा, एक एक एटम ये है जिसमें 4 प्रोटॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, और एक एटम है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 9 और ये 10 प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूम रहा है। अब आप बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और किससे निकालना मुश्किल है? एक तो प्रोटॉन 4 है, 4 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जबकि यहां पर आ जाए तो यहां पर क्या, 10 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में ज्यादा होगा, यहां पर फोर्स ज्यादा होगी, तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। यहां पर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, इस वजह से यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। और इलेक्ट्रॉन जितना निकालना मुश्किल होगा उतना ही क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तीसरा फैक्टर देखते हैं हम, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखिए ये जो P3 है, ये P में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो अगर 6 आ सकते हैं तो ये P6 हो गया, मतलब फुली फिल्ड हो गया। डी में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, तो ये फुल फिल्ड हो गया। एफ में कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, मतलब ये फुल फिल्ड हो गया। अब इसका हाफ फील्ड क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा। और डी में कितना हाफ फील्ड हो जाएगा? D5। और एफ में कितना हो जाएगा? F7। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप सिनेमा में पुष्पा मूवी देखने गए और आपको बीच के टिकट मिल गए, मतलब आपको ऐसी सीट मिली जो बीच 10-15 जनी इधर बैठे हुए, 10-15 जनी इधर बैठे हुए, और आपको बीच की टिकट मिल गई, आप बीच में बैठे हो, तो आपका निकलना पॉसिबल होगा? आपको टॉयलेट आया, आपको 15 इधर क्रॉस करना है, 20 इधर क्रॉस करना पड़ेगा, तो आपको निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है?
क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई, इससे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इसको छोड़ना कोई पसंद नहीं करता। इस कॉन्फ़िगरेशन को कोई भी एटम पसंद नहीं करता कि ये कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के जाए, ठीक है। और आपको अगर ये तो हाफ फील्ड की बात थी। अब आप पुष्पा मूवी देखने गए और आपको लास्ट ऊपर की कॉर्नर की सीट मिल गई फुल फील्ड, मतलब इधर 20 जने बैठे हुए, आपको कोने की सीट मिल गई, तो आप खुद ही नहीं छोड़ना चाहोगे, यहां पर आप खुद ही सीट छोड़ के नहीं जाना चाहोगे। आप बोलोगे भाई मेरे को कॉर्नर की सीट मिल गई, मैं देख रहा हूं मूवी, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। तो फुल फील्ड में क्या होगा कि आप खुद ही नहीं छोड़ना चाहोगे कि क्या इलेक्ट्रॉन निकले हमसे। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, समझ लो, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। चौथी बात अगर हम देखें पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन मतलब भेदना, कितने अंदर तक जा सकते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है, एस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी का और डी का, फिर एफ का सबसे कम। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका शेप जो है ना, जो शेप है वो कैसा है, एस का शेप जो है वो कैसा होता है, ऐसा होता है सर्कुलर, और पी का कैसा होता है, ऐसा डंबल शेप, और डी का कैसा होता है, ऐसा डबल डंबल शेप, और एफ का कैसा होता है, फ्लावर, पुष्पा जैसा, है ना, फ्लावर शेप। तो यहां पर जो है आप खुद बताओ, आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो, एक आपकी ऐसे कवरिंग बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन यहां बीच में फंसा हुआ है और ऐसी कवरिंग बनी हुई है, इससे निकालना मुश्किल है कि इससे निकालना मुश्किल है, या इलेक्ट्रॉन यहां बीच में फंसा हुआ है और ऐसे फ्लावर शेप है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। डेफिनेटली चारों तरफ सर्किल है तो कहीं से जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल कहां होगा, एस से, फिर पी में, फिर डी में, और फिर एफ में। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे बोल दे कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, आपको क्वेश्चन दे दे आयनाइजेशन एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा होगी, 3s की, 3p की, या 3d की। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 3s की होगी, फिर 3p की, फिर 3d की। क्यों, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट काम कर रहा है, s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा, s में होगा, फिर p में, फिर d में, और सबसे कम f में होगा। तो यहां तक जो है हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप कैसे वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।